गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है कालिदास। हम लोग कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं। कालिदास की जीवनी के बारे में पढ़ा कि जन्म से के समय कहानी मिलती है कि इन्हें जड़ मूर्ख कहा जाता था और इनका विवाह एक राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ हो गया जो सर्वकला संपन्न थी और पत्नी सर्वकला संपन्न थी, जबकि ये जड़ मूर्ख थे। और पत्नी ने कुछ ऐसे कटु वचन कहे जिनको सुनकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति में जुट गए। शिक्षा भाषा का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ये घर आए तो पत्नी के द्वारा इनका स्वागत किया गया। अब हम बात कर रहे थे इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। तो मैंने आप लोगों को इनके 4 काव्य बताए थे, 4 काव्य जिसमें हम लोगों ने ऋतु संहार, रघुवंश और 3 महाकाव्य हम लोगों ने इनके पढ़ लिए थे। कुमार संभव, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंश, 3 काव्य हम लोगों ने इनके पढ़ लिए थे। आज हम इनके चौथे काव्य मेघदूत के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मेघदूत जो इनका काव्य है ये क्या है, एक खंड काव्य है जो 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। मेघदूत जो इनका चौथा काव्य है ये 2 खंडों में विभाजित है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत, 2 खंड मिलते हैं। तो देखो ये काव्य क्या है, इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है। ये यक्ष क्या है, इस यक्ष के स्वामी का नाम है कुबेर। तो ये जो यक्ष है ये अपने स्वामी कुबेर के द्वारा श्राप दिए जाने के कारण, इसका जो स्वामी है कुबेर वो इसको श्राप दे देता है। इस श्राप देने के कारण अपने श्राप को का निर्वहन करने के लिए ये अपनी पत्नी को हल्कापुरी में छोड़कर खुद क्या है रामगिरी पर्वत पर निर्वासित का जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और पत्नी का वियोग इसके लिए क्या हो जाता है, असहनीय हो जाता है। ये अपने पत्नी के वियोग को क्या है सह नहीं पाता और रामगिरी पर्वत पर निर्वासित का जीवन जी रहा है। इधर से वर्षा ऋतु आ जाती है। वर्षा ऋतु आने पर उत्तर की ओर से जब मेघ आते हैं तो ये उन मेघ मतलब बादल, उत्तर की ओर जब बादल आते हैं तो बादलों को देखकर ये उनको संबोधित करता है कि तुम मेरा विरह का संदेश लेकर मेरी पत्नी के पास जाओ। मेघदूत जो इनकी रचना है ये एक खंड काव्य है, इसमें 2 खंड हैं। इसमें एक यक्ष का वर्णन है जो अपने स्वामी कुबेर के श्राप के कारण रामगिरी पर्वत पर निर्वासित का जीवन व्यतीत करता है, अपनी पत्नी को हल्कापुरी में छोड़ जाता है और अपनी पत्नी के वियोग को क्या है बर्दाश्त नहीं कर पाता। इधर से वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में उत्तर की ओर मेघों को जाते जब ये देखता है तो वो ये मेघों को संबोधित करता है या आग्रह करता है मेघों से, क्या संबोधन क्या कहता है कि मेरी पत्नी तक मेरा ये विरह का संदेश पहुंचाओ कि मैं उसके वियोग को वह सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके वियोग में बड़ा दुखी हूँ। ये इनका काव्य है मेघदूत। तो ये हम लोगों ने इनके 4 काव्य पढ़े। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों की। इनके द्वारा लिखे गए हमें 3 प्रमुख महत्वपूर्ण नाटक मिलते हैं, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतला। देखिए विक्रमोर्वशीय, ठीक है, विक्रमोर्वशीय जो इनका नाटक है इसकी मूलतः जानकारी का जो स्रोत है, इसकी जो मूलतः जानकारी है वो ऋग्वेद और शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ और मत्स्य पुराण में वर्णित है। ठीक है, इसमें क्या है पूर्वा और उर्वशी, ये क्या है इनका जो नाटक है विक्रमोर्वशीय। इस नाटक में पूर्वा और उर्वशी ये इस विक्रमोर्वशीय नाटक के नायक और नायिका हैं। ठीक है, पूर्वा को देखकर क्या होता है, देवलोक की जो अप्सरा है उर्वशी वो उससे क्या करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है और उससे प्रेम करती करती प्रेम हो जाता है। प्रेम करती करती वन में चली जाती है, वन में लता बनकर जीवन व्यतीत करती है और जो पूर्वा है वो उसके वियोग में क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। उसको
इधर उधर ढूंढती है, इधर उधर भटकती है। अंत में क्या हो जाता है, संगमनीय मणि के कारण उर्वशी अपने मतलब रूप में आ जाती है, जो उसका वास्तविक रूप था लता बन जाती है ना। हाँ, तो फिर वो क्या है, अपने पूर्व असली रूप में आ जाती है और फिर उसका क्या हो जाता है, पूर्वा और उर्वशी दोनों का मिलन हो जाता है। इन दोनों के जो मिलन का जो मार्मिक वर्णन है वो हमें कालिदास द्वारा लिखे विक्रमोर्वशीय नाटक से मिलता है। ठीक है, पूर्वा और उर्वशी इस दोनों, ये दो पात्र हैं इस नाटक के, नायक और नायिका। पूर्वा को देखकर देवलोक की जो अप्सरा है वो उससे प्रेम करने लग जाती है, प्रेम हो जाता है तो उसको वन में ढूंढने जाती है। ठीक है, वन में ढूंढने जाती है, वहां लता बनकर जीवन व्यतीत करती है और जो पूर्वा है उसके लिए इधर उधर उसके वियोग में भटकती रहती है। अंत में संगमनीय मणि के द्वारा लता अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। ठीक है, अगला जो इनका नाटक है वो है मालविका अग्निमित्र। देखो, मालविका अग्निमित्र क्या है, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, इस नाटक के 5 अंग हैं। इस नाटक में क्या है, शुंग वंश, जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, शुंग वंश के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जो मालविका अग्निमित्र नाटक है, इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र, उसकी पत्नी इरावती और इरावती की परिचायिका मालविका की कहानी मिलती है। देखो क्या है कि मालविका इरावती की परिचायिका है। ठीक है, और मालविका बड़ी सुंदर है और राजा अग्निमित्र उसकी सुंदरता से क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है और उससे प्रेम करने लग जाता है। ये अपनी सुंदरता से अग्निमित्र का क्या है, दिल जीत लेती है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाता है, प्रेम संबंध हो जाता है। जब इरावती को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है तो इरावती क्या करती है, मालविका पर गुस्सा करती है, अपनी परिचारिका पर गुस्सा बंद करती है और उसे कारावास में क्या कर देती है, बंद कर देती है और कारावास में बंद कर देती है। अंत में कुछ समय पश्चात अग्निमित्र को ये पता चलता है कि मालविका एक परिचारिका के रूप में मेरे दरबार में रह रही है, वास्तव में ये क्या है, ये वास्तव में एक राजकुमारी है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो अग्निमित्र उससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है, तो मालविका और राजा अग्निमित्र की जो प्रेम की कहानी है, इसका वर्णन मालविका अग्निमित्र नामक जो कालिदास का नाटक है, इसमें कालिदास ने किया है। ठीक है, अगला जो इनका नाटक मिलता है, जो सबसे प्रसिद्ध फेमस नाटक माना गया है, संस्कृत साहित्य का सबसे उत्कृष्ट नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, देखो अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट नाटक है और इस नाटक की जो कथा वस्तु है उसका आधार कहाँ से है, महाभारत और पद्म पुराण से इसका आधार लिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें क्या है, जो ऋषि है विश्वामित्र के तप को भंग करना, शकुंतला की उत्पत्ति, दुष्यंत का उससे गंधर्व विवाह, इसका वर्णन मिलता है। देखो कालिदास का ये जो नाटक है ये पौराणिक कथावत के आधार पर है। ठीक है, इसमें क्या है, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करना, फिर दोनों का गंधर्व विवाह होना, फिर दोनों का वियोग हो जाना, फिर दोनों का पुनर्मिलन हो जाना, इसकी कथा इनके नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में मिलती है। ठीक है, तो ये कालिदास के काव्य और नाटक थे, इसीलिए तो कालिदास के बारे में ये कहा जाता है कि कालिदास ने जो हमें साहित्यिक विरासत दी है वो हमारे लिए अमूल्य और महान है। इसीलिए इनकी जो गिनती है, कालिदास की जो गिनती है भारत के महान कवियों में की जाती है। अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो अंग्रेजी जो नाटककार हैं शेक्सपियर, ठीक है, उनके बराबर इनको इस श्रेणी में
रखा गया है। इन्हें भारत का क्या कहा गया है? शेक्सपियर कहा गया है। क्या कहा गया है? काव्य और नाटक में इनके समान समानता रखने वाला कोई भी काव्यकार या नाटककार नहीं है। तो ये थे आपके कालिदास। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।